रक्षा के साथ साथ ट्रेड की बात कर लेते हैं। 2030 तक 500 बिलियन डॉलर का टारगेट रखा गया है। द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए के पहले चरण पर बातचीत की योजना भी बनी है। इसकी घोषणा कैसे है, क्या देखते हैं? व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर बहुत सारी चीजें थे। मनोज कुमार जी, असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाया गया है। भारत अमेरिकी सहायता टेक्नोलॉजी पर भी सहमत हो चुका है। इसके साथ साथ आपको पता ही है कि हाल ही में जो केंद्रीय बजट आया था उसमें बहुत सारे अधिनियम में संशोधन भी किया गया है, क्योंकि परमाणु क्षति नागरिक दायित्व अधिनियम संशोधन किया गया है, क्योंकि उसकी कुछ धाराओं से सहमति नहीं थी। तो एक तरह से दरवाजा खोलने की कोशिश की है, जो अड़चने उसे हटाने की कोशिश की है, और असैन्य परमाणु समझौते पर अब दोनों देश मिलकर और खुलकर आगे बढ़ने वाले। देखिए मनोज जी, अभी जो भारत सरकार ने जो अपना बजट पेश किया वो लगभग 51 लाख करोड़ का बजट है। और आप जो आज अमेरिका में मोदी जी जिस प्रकार से जो एक ट्रम्प और दोनों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस और जो एक मीटिंग और समिट जो हुआ है, उसमें नो डाउट बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं। लेकिन अभी हम लोग जो ट्रेड की जो बात कर रहे हैं, देखिए भारत ने पिछले 10 सालों में, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन के आए और हम पांचवी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। और जिस प्रकार का पूरे वर्ल्ड जो रैंकिंग करने वाली जो एजेंसियां हैं, उनका जो आकलन है कि भारत आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है 1 या 2 ईयर्स में। तो ये चीज अमेरिका भी देख रहा है। और देखिए आज भारत एक सेल्फ रिलायंट नेशन है और इसका हर क्षेत्र में ग्रोथ हो रहा है। यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का सेचुरेशन नहीं है किसी भी फील्ड में। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि भारत ने अपने बजट में एआई को लेकर जिस तरीके से बजट एलोकेट किया और उस पर जो काम कर रहा है, और नो डाउट इसमें चाइना और खास करके यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया, अभी भारत को उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। और भी इसके पहले मोदी जी का जो आपका फ्रांस का जो दौरा था, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से इन विषयों को उठाया गया और दोनों के साथ एक कॉपरेशन, म्यूचुअल कॉपरेशन की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो एआई का युग है और टेक्नोलॉजी का युग है। लेकिन इसके साथ साथ सामरिक स्थिति भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत का जो जियो पॉलिटिक्स है, जो जियो इसका एरिया है, आप देख सकते हैं कि आप चारों तरफ घिरे हुए हैं। और ये जो घिरे हुआ है, भारत जो घिरा हुआ नेचुरल नहीं घिरा हुआ है, बल्कि इसको घेरने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस काम कर रही हैं। और ऑब्वियस है कि चाइना आज की डेट में, ऑब्वियस है कि इसके पहले जो हमारे वक्ता बोल रहे थे, चाइना युद्ध नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत न करें, क्योंकि जिस प्रकार से अभी बांग्लादेश की जो स्थिति घटी है, नो डाउट इसमें भारत ने बांग्लादेश को ओरिजिन किया था और आज उसका ड्यूटी बनता था कि उसको वहां पे किसी भी तरीके से जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो शेख हसीना के साथ किया गया उसको काउंटर करे। लेकिन हम सब जानते हैं कि विदेश नीति में समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और हर देश की एक अपने सॉवरन स्टेट है, सॉवरन स्टेट की कुछ भूमिकाएं होती हैं। और आज जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि आज अमेरिका विश्व का सबसे पावरफुल कंट्रीज है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आज बांग्लादेश की जो स्थिति घटी थी उसमें अमेरिका का ही देन था, जो बाइडेन सरकार थी और खास करके डीप स्टेट को। लेकिन आज ट्रंप ने जिस प्रकार से मोदी जी के सामने बिल्कुल बांग्लादेश को एक तरीके से सौंप दिया है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको वर्ल्ड ऑर्डर में एक मैंडेट चाहिए, और जो आज मैंडेट मिल चुका है। और नो डाउट मुझे लगता है कि जो भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो भारत की विदेश नीति के जो लोग और खास करके जो डिफेंस है, वो बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएगा और उसके लिए जो कुछ भी करना होगा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और आज जिस प्रकार से जो डील हुआ है, उस डील में आप देख सकते हैं कि जो 2008 का जो मुंबई ब्लास्ट के जो मुजरिम थे उनको भारत को सौंपने की बात हो रही है। तो देखिए पाकिस्तान तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन उसके आने से, क्योंकि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि तबर्रुर राणा पाकिस्तान का सोल्जर, वहां का आर्मी का सैन्य अधिकारी रह चुका है। वहां आने के बाद से बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। भारत जब इंट्रोगेट करेगा और उसको पनिश तो करेगा इंडियन जो रूल और रेगुलेशन है उसके तहत। लेकिन इसके साथ साथ विश्व में जिस प्रकार का एक मैसेजिंग है पाकिस्तान का, और भारत और उसको कॉर्नर करेगा इस घटना को लेके, तो मैं ये मानता हूं कि आज जिस प्रकार से चाहे एशिया पैसिफिक हो या आप देख सकते हैं कि जो आईएमए जो कॉरिडोर की जो बात हो रही है, जिसके आधार पे हम यूरोप तक पहुंचना चाहते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, तो उस पर भी बात हुई है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारत के आर्थिक रूप से मजबूत करेंगी और सामरिक रूप से मजबूत करेंगी, तभी हम चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं। और अमेरिका नो डाउट हमारा एक, आप देखिए 90 के बाद से जिस प्रकार से एक नेचुरल एलाई हम खास करके ट्रेड सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में अमेरिका के साथ जो 25-30 सालों में जो हमने समझौता किया है, जो एक ट्रस्ट बिल्डअप किया है, उसको आज का ये जो दोनों राजनेताओं का जो मीटिंग हुआ है, वो इसको और मजबूती प्रदान करेगा। क्योंकि बीच में जो 4 साल का जो बाइडेन सरकार आया और उसमें ट्रंप ने ओपनली मंच से कहा, उस चीज को इंडिकेट भी किया और क्रिटिसाइज भी किया कि बाइडेन सरकार ने भारत के साथ अच्छा नहीं किया। तो ये इसका रिफ्लेक्शन हम लोगों को आने वाले समय में मिलेगा। और भारत की जो एक भूमिका है पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में और
खास करके जो एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें उभर के सामने आएगा। मैं चलूंगा, मेरे साथ विपिन शर्मा मौजूद हैं। विपिन साहब, अवैध प्रवासियों पर भी 2.5 घंटे की जो बातचीत हुई है उसमें अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है और उसमें दो टूक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया है कि बिल्कुल हम इस तरह की बातों से और इस तरह की एक्टिविटी से सहमत नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखना होगा कि ये जो इकोसिस्टम है, जिस तरीके से एक माफिया है जो एक देश से दूसरे देश में अवैध प्रवासियों को लेकर जाता है, शरण देता है, उनको तमाम फैसिलिटी मुहैया कराता है, इस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने की जरूरत है। निश्चित बात है। देखिए, ये बड़ा ज्वलन मुद्दा है यहाँ पर और यही अपेक्षा करी जा रही थी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री कैसे इस मुद्दे को उठाते हैं जब उनकी वार्ता होगी। ये बायलैटरल जो मीट थी राष्ट्रपति ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है, प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल है, तो यहाँ पर ये जो 8वीं इनकी आपस की औपचारिक बैठक थी तो इसकी बहुत अहमियत थी। और क्योंकि ये मुद्दा गरमाया हुआ है अवैध घुसपैठ का, और क्योंकि देखिए अमेरिका को क्यों अमेरिका की तरफ विश्व के सारे नागरिक जाना चाहते हैं, उसको बोला जाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बना कैसे अमेरिका, उस सुपर पावर कैसे बना, एक इतनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति कैसे बना। तो यहां पर देखिए, वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जब उन्होंने कार्यभार संभाला, 47वें राष्ट्रपति वो बने, तो वहां पर उन्होंने एक साफ अल्फाजों में संदेश दिया कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और यहां पर आज ये जो दोनों की बैठक हुई, ट्रंप की और मोदी की, तो उसमें एक बड़ी अहम बात उभर के आई, मेगा और मिगा, यहां पर कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो यहां पर देखिए, क्योंकि यहां पर सपना क्या है कि हिंदुस्तान एक तो तीसरे पटल पे जाना चाहता है, 5वें से आर्थिक महाशक्ति, और साथ में उस दौर को दोबारा लेके आना चाहता है जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। तो एक तरफ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज वर्सेस यहां पर द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। तो यहां पर विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र के सबसे शक्तिशाली नेता और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जब आपस में बैठक कर रहे थे, तो निश्चित बात है ये मुद्दा उठना था अवैध घुसपैठ का। और ये बात तय है कि एक माफिया है, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं है, गुंजाइश नहीं बचती कि यहां पर एक माफिया ऑपरेट करता है कि जो अवैध तरीके से ले जाता है। तो यहां पर उन पे भी नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भ्रमित करके ले जाया जा रहा है, एक तो उनका आप जीवन तबाह कर रहे हैं, उनके परिजनों पे क्या बीतेगी, उसके बाद निश्चित बात है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। और ये वक्त है, जैसे अभी जितने ड्रग सिंडिकेट है उनको बिल्कुल उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये बात तय है कि यहां पर अवैध घुसपैठ एक मुद्दा है, लेकिन साथ साथ अच्छी बातें जो उभर के आई हैं, क्योंकि अभी जो पहले वक्ता बोल रहे थे यहां पर तहव्वुर राना को लेकर, देखिए ये बात तय है कि वो कि क्या होगा उनके साथ, क्या उनको सजा मिलेगी, जो वहां पर अगर जेल में है तो यहां पर भी जेल में होगी, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक संदेश देने की आवश्यकता है। ओसामा बिन लादेन को क्यों मारा गया, अमेरिका ने जब उनको मारा तो वो भी एक पूरे विश्व में संदेश दिया कि यहां पर कि अमेरिका किसी को बख्शता नहीं है। तो वही बात है, 26/11 का हमला जो मुंबई में हुआ था उसको कोई कैसे भूल सकता है। तो वहां पर अगर उसके ये को एक्यूज्ड है, तो यहां पर एक अच्छी बात है कि एक शुरुआत हुई है, देर आए दुरुस्त। यहां पर 2008 में जो हमला हुआ और इतने सालों बाद अगर कुछ एक कदम उठाया जा रहा है और आश्वस्त करा है खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, और खुद वो जो अल्फाज बोले कि ही इज अ वेरी वॉलेंट मैन और ये बहुत डेंजरस किस्म की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो अपने आप में इसके बहुत मायने निकाले जा सकते हैं। लेकिन एक मैं जरूरी बात की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। देखिए कि जब उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री की, ही इज अ टफ नेगोशिएटर, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहां पर हम वो दौर निकल गया जब हम घुटने टेक देते थे या एक बड़ी सॉफ्ट पॉलिसी होती थी, तो या कोई हमारे सामने बिग ब्रदर की भूमिका में आता था। तो अब यहां पर दो कदम चलने की वो दौर आ गया। यहां पर 2 कदम सामने वाला मुल्क चलेगा, 2 कदम हम चलेंगे। और जो बॉडी लैंग्वेज थी उसके भी काफी मायने हैं, क्योंकि जो गर्मजोशी दिखी, और ये क्योंकि एक दूसरे को बड़ा इनका आपस में एक गर्मजोशी से मिलने जब भी मिले पहले भी 7 बारी, तो उसके बाद जो जिस तरह से उन्होंने कुर्सी खींच के उनको एक अभिनंदन करा नरेंद्र मोदी का, फिर वो जो
एक आपस में जब गले मिले तो अपने आप में इनके अपनी अहमियत है। देखिए अपनी ऑप्टिक्स तमाम तस्वीरों की और बॉडी लैंग्वेज की अपनी अहमियत है, लेकिन आपने टफ नेगोशिएटर की बात की तो यहाँ पर ट्रंप भी टफ नेगोशिएटर के तौर पर दिखाई दिए। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ध्रुव साहब, जब ये मुलाकात होनी थी उसके ठीक 2 घंटे पहले ट्रंप ने टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और हस्ताक्षर कर दिए, और उन्होंने जिक्र भी किया कि भाई हार्ले डेविडसन जब भारत में गई तो उस पर इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया गया कि मजबूरन उसको अपना धंधा बंद करना पड़ा और भारत में प्लांट लगाना पड़ा। भारत तमाम छोटे मोटे देशों के साथ एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। भारत में टैरिफ बहुत ज़्यादा है, तो हमने भी टैरिफ लगा दिया। अब अगर भारत को टैरिफ का फायदा लेना है तो वो हमारे यहाँ आए, अमेरिका में आए और अपने प्लांट खुद लगाए। ये क्या संकेत है? नहीं, देखिए, जहां तक टैरिफ की बात है, ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तो बहुत उन्होंने अपनी नीति बिल्कुल साफ कर दी है कि वो अमेरिका टैरिफ लगाएगा। इस समय पर अमेरिका के ट्रेड रिलेशन बहुत देशों के साथ बड़े अनइवन है। ज्यादा करके अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कम है, तो इसीलिए जब वो टैरिफ लगाता है फायदा उन्हीं को होगा। अभी जिस प्रकार से भारत और अमेरिका की ट्रेड रिलेशनशिप है, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट्स हमारे कम है अमेरिका से। जी। तो ये टैरिफ का प्रॉब्लम मुझे लगता है ये चलता रहेगा। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि यह प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा टफ नेगोशिएटर है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी खुद की बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मैं सबसे बेहतर टैरिफ नेगोशिएटर हूँ। तो ये टफ और सबसे अच्छा दोनों की उसने अपनी भी तारीफ की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी की। इस टैरिफ के ऊपर मुझे लगता है भारत को कई जगह पर अपनी टैरिफ कम करना पड़ेगी, लेकिन ये प्रोडक्ट्स जो होंगे ज़्यादा करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होंगे। मुझे लगता है कार के बीच में वो टैरिफ कम हो जाएगी, अल्कोहल बीवरेजेस के ऊपर कम हो जाएगी, हार्ली डेविडसन के ऊपर कम हो जाएगी, लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे नहीं होगी। क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जहाँ तक अमेरिका की बात है, उनके जो एग्रीकल्चर है, उनके बड़े बड़े फार्मर्स हैं। उनका जो सबसे छोटा फार्मर है वो भी भारत के बड़े फार्मर से भी बड़ा होता है। और भारत में तो 40-50% की जो हमारी आबादी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए एग्रीकल्चर को भारत सरकार हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, ये तो बात है। कुछ चीज़ों पर वो टैरिफ घट जाएगी जहाँ पर अमेरिकन गुड्स आ जाएंगी, और उसी प्रकार से हमारी गुड्स भी फिर अमेरिका में बिकेंगी। भारत की इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव होना, अभी वो जो हैंड होल्डिंग हुई है पिछले 75 सालों की, मैं समझता हूँ अभी जाके उनको भी बिग बॉयज की तरह खड़ा होना पड़ेगा और बोलेंगे ठीक है, हम टैरिफ घटा दीजिए आप, हम मुकाबला कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ये जो हैंड होल्डिंग होती है, मुझे लगता है ये इसका समय आ गया है अभी कि थोड़ी कम हैंड होल्डिंग करो इंडस्ट्री की। ओपन मार्केट में इनको कंपटीशन करने दो, और जो रूल्स और रेगुलेटरी मैकेनिज्म भारत ने बनाई है इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, इसके ऊपर वो गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत कम करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत रिफॉर्म्स हो चुके हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक भी बहुत रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। पिछले 10 सालों में बहुत चेंजेस आई है, लेकिन और चेंजेस की आवश्यकता है। और हमारी इंडस्ट्री जो है बड़ी कॉम्पिटेंट इंडस्ट्री है, और हम किसी से भी मुकाबला कर लेंगे, किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज कुमार जी, तमाम तरह की बातों के साथ बहुत सारे समझौते हुए हैं, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र में हो या